नमस्कार दोस्तों, प्रगति आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है छत्तीसगढ़ का भूगोल पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित अब हम लोग एकदम शुरुआत से लेकर के पूरे अंत तक सारे चैप्टरों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक दिन एक एक क्लास होता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो पहला क्लास है कि छत्तीसगढ़ का एक भौगोलिक परिचय। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ है, किस भौगोलिक प्रदेश में है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो कि छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। पहला सवाल है कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या, अर्थात ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ हो और एक ओर स्थल से घिरा हुआ हो, वैसे भूभाग को हम प्रायद्वीप का नाम देते हैं। अर्थात वो द्वीप तो नहीं है लेकिन तीन ओर जल से घिरा है और एक ओर स्थल से, तो प्रायद्वीप कहलाता है। दुनिया की कोई भी स्थल हो जो अगर तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से, वो भाग प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भौगोलिक प्रदेश की स्थिति कहाँ है, तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये भौगोलिक परिचय में क्या क्या चीज़ें शामिल है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान कैसे हम पहचानते हैं। यहाँ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं में अगर हम देखें तो ये राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है। अर्थात यहाँ का हम कहें तो 75% से ज़्यादा लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो हमारा ये जो राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। सिर्फ राज्य ही नहीं, अगर हम चर्चा करें कि देश, तो भारत देश भी कृषि प्रधान देश है। तो छत्तीसगढ़ की जब अगर 75% से अधिक जनसंख्या अगर कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कह सकते हैं कि ये राज्य कृषि प्रधान राज्य है। ये पहली विशेषता है उसका। आगे अगर हम बात करें तो सघन वन क्षेत्र। अब हमारा जो है छत्तीसगढ़ वन के मामले में भी बहुत बेहतर स्थिति पर है। कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो वन का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, 44.21% के आसपास वन है। अर्थात अभी की जो डाटा आया है 44.25%, तो हम मान के चलते हैं कि 44.21% की जो वन का जो क्षेत्र है, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, इसका 44% भाग पर वन है और काफ़ी सघन वन है। जैसे अगर काफ़ी सघन वन की हम चर्चा करें तो हमारा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में काफ़ी सघन वन है। और यहाँ यह भी देखें हम कि ज़्यादातर साल वनों का सघनता पाई जाती है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में चर्चा करें तो यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार के वनस्पतियों का समागम यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये सघन वन भी है। यहाँ तक कि साल वन की अधिकता के कारण बस्तर क्षेत्र को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, खनिज समृद्ध राज्य है। खनिज समृद्ध राज्य, ध्यान रखिएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं? 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और अगर 28 प्रकार के खनिज पाए जा रहे हैं किसी एक राज्य में, तो कम बड़ी बात नहीं है। जिसमें कि 20-21 प्रकार के खनिजों का उत्खनन भी किया जा रहा है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ कोयला खनिज का उत्खनन किया जा रहा है। आज अभी हाल फिलहाल के एग्जाम हुआ था ये परिवहन आरक्षक का, और पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोयला खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। और अगर हम चर्चा करें कि कोयला खनिज के बाद किसकी नंबर आती है, तो ये है लॉएस का। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हम चर्चा करें आपका नदी प्रणाली।
तो ध्यान रखिएगा, यहाँ अपवाह तंत्र अर्थात नदी प्रणाली भी पर्याप्त मात्रा में है। जैसे हम अगर चर्चा करें आपका चर्चा अगर हम कर लें नदी का, तो नदी सबसे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से होकर जाने वाली जो प्रमुख नदी है, और वो नदी है आपका महानदी। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से। कहाँ से? सिहावा पर्वत से। सिहावा पर्वत से ये नदी निकल करके और आपका मैदानी इलाकों में जैसे धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ होते हुए आपका जो है ये नदी उड़ीसा की ओर चली जाती है और बे ऑफ बंगाल की ये हिस्सा बन जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में ये नदी मिल जाती है। ठीक है। काफ़ी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी है। अगर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, तो कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी में शामिल है, जिसकी लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। 858 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और ये नदी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में कई नदियां आ करके इसमें मिलती हैं। कई नदियां, एक नहीं, कई कई नदियां, जैसे शिवनाथ नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ तक कि हम चर्चा करें कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होती है वो 286 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है। वहीं इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में बहती है, जो बस्तर संभाग की जीवनदायिनी नदी कहलाती है। वहीं आपका जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कहलाने वाली जो नदी है वो महानदी है। महानदी में और बड़ी बड़ी नदियां मिलते हैं, जैसे हसदेव नदी जिसका 176 किलोमीटर लंबाई है, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी, जोंक नदी, पैरी, सोंढूर, मतलब नदियों का भी काफ़ी विस्तार है हमारे छत्तीसगढ़ में। और ये भी हम देखें कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी संभावनाएं भी हैं। अगर नदी तंत्र काफ़ी बेहतरीन है तो यहाँ सिंचाई सुविधाओं का भी काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है। और इन सारे कई नदियों पर बड़े बड़े बांध का निर्माण किए गए हैं, जो कि हमारे सिंचाई सुविधाओं को जो है व्यवस्थित करने अर्थात सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में काफ़ी सहयोग मिली हुई है। ठीक है। वहीं आगे हम बात करें विभिन्न स्थलाकृतियाँ, तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ का जो है स्थलाकृतियाँ हर जगह एक समान है? नहीं, स्थलाकृतियाँ जो है वो हर जगह एक समान नहीं है। स्थलाकृतियाँ कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं पहाड़, तो कहीं मैदान, तो कहीं नदी घाटी। इस तरह से छत्तीसगढ़ के जो स्थलाकृति है इसकी जो बनावट है पर्वत, पहाड़, मैदान, इस तरह से यह है। और अगर हम चर्चा करें कि भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से ये अगर हम डिवाइड करके देखें कि कितने भागों में ये नदी ये क्षेत्र बटा हुआ है, अर्थात छत्तीसगढ़ कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो ये आपका 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो आपका सरगुजा संभाग के पश्चिम वाले भाग, जैसे सरगुजा का कुछ भाग, बलरामपुर का कुछ भाग, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला इलाका आता है पूर्वी बघेलखंड पठार में। और वहीं पाट प्रदेश, एक तरफ पूरे पाट प्रदेश जो छोटा नागपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है, ये पूरे पाट प्रदेश शामिल है। वहीं बीच वाला भाग अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के मैदानी वाला, जैसे बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, तो ये सभी को मिलाकर के यदि हम चर्चा करें तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में इसे शामिल किया गया है। वहीं दक्षिण वाला भाग में दंडकारण्य का पठार है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय आपका जो है काफ़ी आकर्षक रहा है। और यह एक साथ में ये भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है उसके चारों ओर ऊंचे क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और बीच वाला भाग एकदम बिल्कुल समतल है, एक कटोरी के समान है, अर्थात इसे और उस मैदानी इलाकों में धान का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किस्म के धान के उत्पादन किए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ओके, तो हमारा ये छत्तीसगढ़ है जो काफ़ी समृद्ध राज्य है कहा जाए तो, वन कृषि प्रधान में,
आपका जो है सघन वन क्षेत्र में, खनिज समृद्ध में, नदी प्रणाली और विभिन्न स्थलाकृतियों में। ओके, तो यही देखते हैं। धान का कटोरी कहा जाता है, ये देख रहे हो, धान का कटोरी नहीं, धान का कटोरा। ओके, तो इस क्षेत्र में जो है कई प्रकार की पहाड़ी इलाका भी है। अगर हम बात करें कि ऊपर वाले हिस्से में जो फैला हुआ है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में, तो ये आपका जो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर का शेरडी, कैमूर श्रृंखलाएं फैली हुई है। इधर पश्चिम वाला भाग में मैकल शेरडी का भाग है जो कि सतपुड़ा का हिस्सा है। वो किसका है? सतपुड़ा का हिस्सा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हैं। और यहाँ तक कि हम लोग और इसके आगे देखें तो कई ऐसे क्षेत्र अभी आपको और देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान में है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक पहचान में देखिए सबसे पहला बिंदु दिया गया कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक अभिन्न अंग है। हमने शुरुआत में ही चर्चा किया कि अगर हमारा छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में हम देखें तो किसका भाग है या किसका अंग है या किसका हिस्सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और प्रायद्वीप कहलाने के लिए जो क्षेत्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम यहीं पे एक वो ले लेते हैं, जैसे इंडिया का ये ऐसे बनाते हैं, ये देख लो। अब हमारा छत्तीसगढ़ ये इलाका है प्रायद्वीपीय पठार का भाग, तो ये है। इधर भी बंगाल की खाड़ी सागर है। क्या है? बंगाल की खाड़ी सागर है। ओके, बंगाल की खाड़ी सागर, और इस साइड में है अरब सागर, अरब सागर। ओके, नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, तो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, एक ओर स्थल से, स्थल से एक ओर स्थल से घिरा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्षेत्र दुनिया का चाहे कोई भी जगह हो जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो, ऐसे भूभाग को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे भूभाग को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, और इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगला पर यदि हम चर्चा करें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य कहने का मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें तो लैंड लॉक स्टेट है। यह एक पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट को और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर तो ये मौजूद है, बट ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, लेकिन कोई सागर या समुद्र के साथ नहीं लगा, या कोई अन्य देश जैसे आपका चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका म्यांमार हो गया, है ना। इन सारे देशों से भी सीमा नहीं बनाता और साथ में सागर महासागरों से भी सीमा नहीं बनाता। भारत के राज्यों के साथ ही सीमा बनाता है। तो इसलिए ये वैसे राज्य कहलाता है जो भू आवेष्टित राज्य है, लैंड लॉक एरिया है। हम आपको दिखाएं कि ऐसे भूभाग जो किसी अन्य देश, अब जैसे मान लो ये पूरा भारत है, अब भारत में अगर कोई राज्य यहाँ है और इसके बगल में कोई राज्य इधर है, ठीक है, कोई राज्य किधर है? इधर राज्य है, इस साइड में भी राज्य है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर सागर लगा है, जो कि डायरेक्ट सागर से नहीं लग रहा है ये। तो सागर से अगर डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये भू अवस्थित राज्य है, मतलब किसी देश के साथ नहीं सीमा बनाता, न किसी आपका जो है सागर या महासागर से सीमा नहीं बनाता। तो ऐसे अगर कोई राज्य है, सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं, कोई भी राज्य अगर ऐसा है तो ये राज्य क्या कहलाता है? भू अवस्थित राज्य कहलाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। आपका देखिए यहाँ क्या कहा, अगला है कि छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, ये इस आकृति में हमारा छत्तीसगढ़ का आकार है। यहाँ देख लो, ये इसी को हमने ऐसा जो इधर दिख रहा है उसको ऐसे पलट दिया गया। ये आकृति कुछ इसी के समान मिलता जुलता है। अगर इसके समान मिलता जुलता छत्तीसगढ़ की आकृति है
तो संज्ञा हम दे सकते हैं कि इसकी आकार लगभग ऐसी है। तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आकृति है वो कैसा है ना। राज्य की भौगोलिक आकृति समुद्री घोड़ा, कैसी घोड़ा, समुद्री घोड़ा यानी सीहॉर्स या हिप्पोकैम्पस कुड्डा, यानी इसका वैज्ञानिक नाम है ना, के समान दिखाई देता है। बिल्कुल आपका समुद्री घोड़ा या दरियाई घोड़ा के समान ये दिखाई देता है, लगभग वैसे ही दिखाई देता है ना, इसलिए इसको जो है समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है ऐसा कहा जाता है। तो आकृति समुद्री घोड़ा के समान है या हिप्पोकैम्पस कुड्डा के समान दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ एक प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और एक वैसा राज्य है जो भू अवस्थित राज्य है और इसकी आकृति समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा छत्तीसगढ़ की, अगर हम देखें कि अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। ये देखिए भौगोलिक विस्तार और स्थिति, भौगोलिक विस्तार और स्थिति के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो देखिए कि क्या इसकी अक्षांशीय विस्तार होगी और देशांतरीय विस्तार। ओके, तो आइए देखते हैं। भौगोलिक विस्तार और स्थिति में हम देखते हैं कि सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, कौन सी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा दें कि अक्षांश और देशांतर नाम का ये क्या चीज है, ये भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम अक्षांश किसको कहते हैं और देशांतर किसको कहते हैं, है? तो पूरे दुनिया को दो बराबर भागों में बांटने वाला एक लाइन है जो कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाती है, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब जितने भी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो रेखाएं खींची जाएगी वो सारे के सारे रेखाएं अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है, अर्थात लैटिट्यूड लाइन, लेटी लाइन खींची जाती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लाइन जो है देखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री के उत्तर वाला ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध, और इसके इधर वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इधर के जितने भी अक्षांशीय लाइन ऐसे विस्तार होगा ये सब के सब अक्षांशीय लाइन का नाम होगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरह से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक उत्तर में रहता है। ठीक है, वहीं अगर नीचे में गया, जैसे हमने सफेद लाइन खींच रहा है, तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये पूरे के पूरे अक्षांशीय लाइन है। अब बात ये आ रहा है कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है कितने अक्षांशों के बीच स्थित है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अक्षांशों का फैलाव है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे भारत यहाँ है, भारत ये है, तो भारत के अंदर ही हमारा छत्तीसगढ़ है कि नहीं, भारत के अंदर ही हमारा छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ है। अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर उत्तर वाला हिस्से में और उसके दक्षिण वाले हिस्से में वो कौन सा अक्षांश लगा हुआ है, और अगर ये जो अक्षांश लगा है तो कौन सा अक्षांश लगा है, इन अक्षांशों के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार में कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। हम लोग एक मैप में आगे अभी समझेंगे, थोड़ा पहले यहाँ देख लें, उसके बाद मैप में भी हम दिखा देंगे आपको। तो अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ ये है, छत्तीसगढ़ ये है। तो छत्तीसगढ़ की जो अंतिम जो दक्षिण में जो लाइन लग रहा है वो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात आएगा कि छत्तीसगढ़ के अगर दक्षिण में लग रहा है तो फिर इसे उत्तरी अक्षांश क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अब जब उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण
सारे अक्षांशों का विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका उत्तरी अक्षांश के नाम से पुकारा जाता है। और ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका जो है 24 डिग्री, कितने 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। बन जाएगा, एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल एकदम आसान चीजें हैं और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आते हैं इससे। हर एग्जाम में आपका पीएससी के एग्जाम हुआ, पीएससी के एग्जाम होगा तो छत्तीसगढ़ सेक्टर से सब छत्तीसगढ़ भूगोल के सेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो छत्तीसगढ़ भूगोल सेक्टर से आता है। ठीक है, आगे आइए। तो ये चीजें आपको जो है समझ में आ गया होगा कि अक्षांशीय विस्तार ये है कि उत्तर से यानी पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली रेखाओं का ही एक लाइन है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार आप बता लेंगे इजी तरीके से कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट वही है देशांतरी विस्तार में अगर हम देखें तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा छत्तीसगढ़ की देशांतरी विस्तार है। अभी देखो अक्षांश विस्तार आपने देखा, तो अब देखो देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखाएं हैं। 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा के अगर इस साइड खींचते हैं, ये वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है ना, ईस्ट हेमिस्फीयर, और इधर वेस्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। और इधर हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ओके, पश्चिमी गोलार्ध है ना। तो इधर जितने भी ऐसे ये खींची जाएगी लाइन, ये रेखाएं, ये पूरा पूर्वी देशांतरी विस्तार है। पूर्व वाले भाग में खींचे गए जितने भी लाइन हैं ये पूर्वी देशांतर के नाम से जाने जाएंगे। पूर्वी गोलार्ध में अगर खींचा गया है तो पूर्वी देशांतर के नाम से जाने जाएंगे। ओके, हमारा छत्तीसगढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है, अर्थात पूर्वी वाला भाग में, है ना। अगर इस क्षेत्र में स्थित है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका अगर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो इसकी देशांतरी विस्तार पूर्वी देशांतर होंगे। क्या होगा? पूर्वी देशांतरी विस्तार होगा। ठीक है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार यदि है तो हम लोग यहाँ पर पूर्वी देशांतर ही रखेंगे। और देख लो देशांतरी विस्तार में 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 24 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में जो लगने वाली जो देशांतरीय लाइन है और पूरब में लगने वाली, पश्चिम में जो लग रही है वो 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और पूरब में जो लग रहा है ये लग रहा है आपका जो है ये 84 डिग्री, कितने 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लग रहा है। ओके, तो ये चीजें यहां पर शामिल होगा। ठीक, तो आगे आइए, ये समझ में आ गया होगा कि हमारा देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का जो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं छत्तीसगढ़ की जो है देखिए लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है, ये देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 700 किलोमीटर है, यानी 700 से 800 किलोमीटर रखा गया है। यानी अगर आप उत्तरी बिंदु से लेकर के दक्षिणी बिंदु जाना चाहते हैं तो आपको 700 से 800 किलोमीटर दूरी तय करने पड़ेंगे, तब आप जाकर के पहुंचेंगे। ओके, वहीं इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है? पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई 435 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 435 किलोमीटर है। यानी छत्तीसगढ़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर ये छत्तीसगढ़ है
तो छत्तीसगढ़ का यहां से लेकर के यहां तक जाने में 700 किलोमीटर बता रहा है। कितने किलोमीटर? 700 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब की जो किलोमीटर बता रहा है ये 435 किलोमीटर की लंबाई बता रहा है। यानी इसकी चौड़ाई हो गया 435 और लंबाई हो गया लगभग 700 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं इसी में आगे। अगला, अच्छा ये हम मैप लिए थे जो आपको ही छत्तीसगढ़ के बारे में मैप से बताने के लिए, लेकिन चलिए आगे, अभी अब तो हम वहां समझा ही दिए हैं। अगला क्या लिखा है कि प्रमुख भौगोलिक रेखाएं जैसे कर्क रेखा, भौगोलिक रेखाएं में जैसे कर्क रेखा, तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो उत्तर होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब वही बात होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर ये कर्क रेखा गुजरता है, इन सबको हम लोगों को ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर, कितने? 4 जिले से होकर गुजरता है। सबसे पहला आपका बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 4 जिले से होकर ये कर्क रेखा गुजरता है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ओके, तो देखिए भौगोलिक क्या लिखा है, प्रमुख भौगोलिक रेखाएं में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है यानी उत्तरी अक्षांश पर है। यह राज्य के उत्तरी भाग में स्थित 4 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 4 जिले कौन कौन से हैं? आपका पहला है बलरामपुर जिला, दूसरा सूरजपुर, तीसरा कोरिया, चौथा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, अब बात आती है कि सर्वाधिक लंबाई किसमें है? सूरजपुर में सर्वाधिक लंबाई है, कोरिया में सबसे कम लंबाई है इसकी। ठीक है, 4 जिले से होकर गुजरता है। पेपर में आए दिन आता रहता है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 4 जिले। ओके, वहीं साथ में देख लें कि 4 जिले के साथ साथ 11 तहसीलों से होकर भी गुजरता है। तो हालांकि ये तहसील याद आपको नहीं रखना है, इतना ध्यान रखो कि 11 कुल 11 तहसीलों से होकर गुजरती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अगला, प्रमुख भौगोलिक रेखाएं भारतीय मानक समय रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर हमारा भारत का जो है मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। जो पूरे भारत की जो घड़ी का जो टाइम है, जो आपके घड़ी के जो टाइम है, ये घड़ी की टाइम यही भारतीय मानक समय रेखा के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरता है और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काट रहे हैं, ये भी देखते हैं। तो देखिए IST रेखा अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह छत्तीसगढ़ के 7 जिलों, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों? 7 जिलों सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद से गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर, कितने जिले से होकर? छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरती है। सबसे पहला याद रखो कि सबसे पहले सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आ जाएगा कोरिया, कोरिया के बाद आएगा कोरबा, कोरबा के बाद आएगा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद आ जाएगा आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद आ जाएगा महासमुंद और महासमुंद के बाद गरियाबंद। तो ये 7 जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है,
ये हो गया। नेक्स्ट आइए, भारतीय मानक समय रेखा 7 जिलों से होकर गुजरता है भाई, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, सूरजपुर जिले से यह रेखा 2 बार गुजरती है। कितने बार, 2 बार होकर के गुजरती है। पेपर में देखना अगर इस तरीके का आता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा 2 बार गुजरती है, तो वो होगा सूरजपुर। नेक्स्ट आइए, कटान बिंदु देखिए। कटान बिंदु दिया हुआ है कि कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो कटान बिंदु में है कर्क रेखा और आईएसटी रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले के सोनहत में यानी सोनहत पठार में काटती है। सोनहत पठार में एक पहाड़ी है बालम पहाड़, बालम पहाड़, इस पहाड़ पर ऐसे कर्क रेखा और ऊपर से आती हुई आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये हो गया कर्क रेखा। एक दूसरे को कहां पे काट रहे हैं, कोरिया जिले के सोनहत पठार के बालम पहाड़ी पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला स्लाइड हमारा है, यानी छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल और राष्ट्रीय रैंकिंग में क्या स्थान रखता है, तो इन सबको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है आपका 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ओके, वहीं पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, आप देख रहे होंगे कि 9वां स्थान है। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 9वां स्थान पर स्थित है। वहीं देखिए क्या परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ भारत के 4.11% भूभाग है। यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.11% है, 4.11% है। वहीं हम देखें कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश के कितने परसेंट भूभाग को काट कर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा 30.38% भूभाग को काटकर बनाया गया है। 30.48% भूभाग को काटकर बनाया गया है। ये मध्य प्रदेश के 30.38% भूभाग है। ओके, तो क्षेत्रफल आपको याद हो गया 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, 4.11%। मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत को काटकर बनाया गया छत्तीसगढ़, तो 30.48%, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला हम देखेंगे समुद्र तल से ऊंचाई और समय अंतराल। समुद्र तल से ऊंचाई हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ भूभाग का जो है ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो कुछ कम है, कुछ का बहुत ही कम है ना। इन सारी चीजों को भी हम देखते हैं। तो देखिए समय अंतराल कितना है, देखिए राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के मध्य 16 मिनट 36 सेकेंड का समय अंतराल है। अब बात आती है कि इसे हम जानेंगे कैसे समय अंतराल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार यानी 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ओके, तो 80 से कितने देशांतर पार हुआ, 4, कितने, 4, तो 4। ध्यान रखिएगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में टाइम कितना लगता है, यानी पृथ्वी जैसे घूर्णन करती है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक आने में उसे मात्र 4 मिनट का टाइम लगता है। तो हमारे 4 देशांतरों का विस्तार है छत्तीसगढ़, तो 4 × 4 बराबर 16 मिनट। कितने मिनट हो जाएगा, 16 मिनट। यहाँ 15 दिया है, यहाँ 24 दिया है, तो 9, यानी 9 चौको 36 सेकेंड, 9 चौको 36 सेकेंड और हो जाएगा। तो 16 मिनट 36 सेकेंड का जो है समय अंतराल है हमारे छत्तीसगढ़ में। यानी 16 मिनट पहले पूर्वी बिंदु पर सूर्य दिखाई देगा जो पश्चिमी बिंदु पर लोग खड़ा है। कहने का मतलब एक व्यक्ति खड़ा यहाँ है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, सूर्य उदय हो रहा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इसको 16 मिनट पहले सूर्य दिखाई देगा, इसको 16 मिनट बाद में दिखाई देगा, बस यही तो अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
औसत ऊंचाई क्या है यहाँ का? राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई मात्र 500 मीटर है। कितने मीटर है? समुद्र लेवल से, समुद्र तल से छत्तीसगढ़ राज्य की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना है? 500 मीटर है। समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की ऊंचाई कितने मीटर है? तो उत्तर होगा 500 मीटर है ना। नेक्स्ट, अब इसमें भी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? किस भाग को सर्वाधिक ऊंचाई पर रखा गया है या मापा गया है? तो पता चला कि ये है जशपुर का जो है 753 मीटर ऊंचाई पर है। और ये ऊंचाई होने की वजह भी है क्योंकि पूरे के पूरे पाट प्रदेश है तो ऊंचाई पर है ही। तो 753 मीटर ऊंचाई है उसकी। वहीं न्यूनतम ऊंचाई पर कौन है? सबसे कम ऊंचाई पर सुकमा 197 मीटर पर ऊंचाई है। यानी समुद्र तल से 197 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल मान लो ये है, तो यहां से लेकर के यहाँ की ऊंचाई मात्र 197। लेकिन वहीं जब आपका जो है जसपुर की बात करें तो और ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला हमारा है छत्तीसगढ़ के सुदूर बिंदु, यानी छत्तीसगढ़ के अंतिम बिंदु। अगर इसमें आपको थोड़ा थोड़ा मैप दिख रहा होगा तो छत्तीसगढ़ के सुदूर बिंदु देखो, सबसे उत्तरी में, सबसे पूर्वी में, सबसे पश्चिमी में। ये जो सुदूर बिंदु है वो कौन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव, रामचंद्रपुर तहसील, बलरामपुर जिला में है। मतलब ये वाला इलाका आपका जो है सबसे उत्तरी बिंदु होगा। और दक्षिणतम बिंदु सुकमा के कोंटा वाला क्षेत्र है। दक्षिणतम बिंदु सुकमा जिला के कोंटा क्षेत्र हो गया। पश्चिमी बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो ये है सबसे पश्चिमी बिंदु भद्रकाली, भोपालपट्टनम तहसील, बीजापुर वाला क्षेत्र। पूर्वी बिंदु में जसपुर नगर, ये देखिए आपका सबसे पूर्वी बिंदु गिरला जसपुर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सुदूर जो बिंदु हैं, जो सबसे अंतिम है, एकदम उत्तर में लगने वाला छोर, और दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, यही बिंदु हैं। नेक्स्ट, अगला आते हैं सीमावर्ती राज्य और जिले। सीमावर्ती राज्य और जिले, ध्यान रखिएगा, कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7। हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल पड़ोसी राज्य 7 हैं। सबसे उत्तर में है यूपी, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूरब में हो जाएगा आपका उड़ीसा, दक्षिण पूरब में उड़ीसा, दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश, और दक्षिण में तेलंगाना भी होगा, और दक्षिण पश्चिम में भी तेलंगाना है, और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में आपका महाराष्ट्र, पश्चिम में पूरी तरह से पश्चिम में मध्य प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में भी मध्य प्रदेश का फैलाव है। टोटल 7 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ के साथ लगते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, टोटल 7 राज्य लगते हैं। कितने? 7 राज्य लगते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सीमाओं की लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई में कौन है? सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ लगता है। सबसे छोटी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। वहीं बहुराज्य जिले वाला, यानी एक से ज्यादा राज्यों के साथ लगने वाला जिला कौन कौन है? 3 राज्यों को छूने वाले जिले में बलरामपुर है। आपका जो है बलरामपुर कितने राज्यों को छूता है? 3 राज्यों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक वैसे ही सुकमा भी है। सुकमा उड़ीसा, आंध्रा और तेलंगाना तीनों राज्यों को छूता है। ठीक है। नेक्स्ट, वहीं 2 राज्यों को छूने वाले जिले जसपुर और बीजापुर है। जसपुर आपका जो है झारखंड और उड़ीसा को छूता है, बीजापुर आपका जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना को छूता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं हम, ये भू आविष्ठित जिले। हमारे छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिएगा, टोटल 11 भू आविष्ठित जिले हैं। कितने हैं? 11 भू आविष्ठित जिले हैं। 11 भू आविष्ठित जिले मौजूद हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। यानी
छत्तीसगढ़ के 11 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते, छत्तीसगढ़ के जिले को ही स्पर्श करते हैं। जैसे देखो प्रमुख जिले में 11 में कौन कौन है, जैसे सरगुजा एक हो गया, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति बढ़िया सा ऐसा लिखना है, शक्ति, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा। इस तरह से ये टोटल के टोटल आपका जो है 11 जिले ऐसे हैं जो भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा अगला हम एक मैप में आपको दिखा रहे हैं भू आवेष्टित जिलों का, ये मैप देख लो अभी, है ना। मैप देखते हैं छत्तीसगढ़ का और कैसे भू आवेष्टित है वो। ये अभी पता चल जाएगा आपको। सीजी मैप में क्या लिखा हुआ है जी, सीजी मैप, छत्तीसगढ़ मैप, तो ये कौन सा मैप खुल रहा है, ये पूरा दुनिया का मैप खुला है। चलिए आ गया है ना, ये दिखा दें आपको। जैसे हम लोग इस मैप को ले लेते हैं जिसमें जिला लिखा हुआ है ना, ये आपको ऐसे रख देते हैं। अब यहां देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो किसी अन्य राज्य से, ये देखो ये पूरा यहां से लेकर के ये जो है ये पूरा का पूरा उड़ीसा से लगा हुआ ये सीमा है, और ये वाला छोटा सा भाग जो आंध्रा के साथ, और बाकी ये वाला भाग तेलंगाना के साथ, तेलंगाना के साथ, और यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग महाराष्ट्र के साथ, और पूरा ये यहाँ से लेकर के एमपी के साथ, और ये वाला भाग यूपी, और इधर वाला भाग झारखंड के साथ लगा हुआ। अब आप बताइए कि इसमें से कौन कौन से ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो इन सीमाओं से नहीं लगे हैं, इन सीमाओं से नहीं लगे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं कि वो कौन कौन से जिला ऐसे हैं जो इन सीमाओं के साथ नहीं लगे हैं। अगर इन सीमाओं के साथ लगेंगे तो टच कर जाएंगे, जैसे दंतेवाड़ा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या इन सीमाओं से टच है? नहीं। एक आपको ये बालोद दिख रहा है, बालोद क्या लगा है? नहीं। ये रायपुर नहीं, ये आपका दुर्ग नहीं लगा है, बेमेतरा भी नहीं लगा है, ठीक है, ये बिलासपुर भी नहीं लगा है किसी से, ये देख लो ऐसा, शक्ति, बलौदाबाजार, कोरबा, सरगुजा। अब बताओ कि जितने में हमने नीला से ये गोला बनाया, क्या ये वाली रेड लाइन से लगा हुआ है? अब नहीं लगा है, तो नहीं लगा है इसीलिए क्या है? भू आवेष्टित जिले हैं। ठीक है, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा न बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं? भू आवेष्टित जिला कहते हैं। ओके, तो ये चाहे वो भू आवेष्टित राज्य के बारे में भी बताना हो तो परिभाषा ऐसे ही होगा। वैसे राज्य जो किसी अन्य देश के साथ अपनी सीमा न बनाता हो और सागर या समुद्र के साथ अपनी सीमा न बनाता हो, वैसे राज्य को भू आवेष्टित राज्य की दर्जा दी जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस क्लास को बहुत धैर्यता के साथ देखा है।